गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक होगा। मैं रविंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट, आप लोगों को फिजिक्स का पूरा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग फोर्स का आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे, दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें आइए देखते हैं हम लोग कि ये द्रव्यमान और वेट में क्या अंतर है। द्रव्यमान किसको बोलते हैं, वेट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए ये एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स में कैसा मटेरियल का बना हुआ है ना, क्या क्या इसे भरा हुआ है, लोहा का है कि रुई का है कि लकड़ी का है, क्या मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, यही मटेरियल, ठीक है, यही मटेरियल का जो हम लोग उसका द्रव्यमान होगा ना, मतलब उसका जो मात्रा होगा उसी को द्रव्यमान बोलेंगे। ठीक है, यानी ये कौन सा मटेरियल है, ठीक है, कितना मटेरियल है, उसी का मात्रा बताता है द्रव्यमान। समझे? द्रव्यमान किसी वस्तु की सामग्री की मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, और यह अस्थाई है। अस्थाई मतलब कि यह परमानेंट है, इसको आप कहीं भी ले जाइएगा उठा के, हर जगह आपका वेट मास द्रव्यमान एक ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, आप या तो धरती पर रखिए या अंतरिक्ष में ले जाइए या चंद्रमा पर ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, आपको वो जिससे जितना द्रव्यमान है वो उतना ही रहेगा। कब तक? जब तक उसमें का जो मटेरियल उतना ही रहा हमेशा, तो द्रव्यमान उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो क्या ये द्रव्यमान बताता है, क्या ये मटेरियल का मात्रा, अगर मटेरियल जितना है तो उतना ही द्रव्यमान है। ठीक है, जब तक इसमें से मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा द्रव्यमान कम बेसी नहीं होगा, है ना। और वही अगर हम इसको किस में डिनोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट केजी है। ठीक है, इसको हम केजी में व्यक्त करते हैं। जैसे हम बोलते हैं आलू दे दिए 1 केजी दो, फिर कोई सब्जी 1 केजी मांगते हैं या कोई भी चीज़ 1 केजी 2 केजी बोलते हैं। ठीक है, वो उसका मात्रा बताता है, उसको द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, द्रव्यमान आमतौर पर किलोग्राम में मापा जाता है ना। द्रव्यमान एक स्केलर मात्रा है। अब देखिए ये मटेरियल है, कितना है ये तो हमें पता है कि द्रव्यमान हम बोल दिए, लेकिन किस दिशा में है, किधर क्या है, इसका दिशा कोई मतलब बन रहा है नहीं, सिर्फ इसमें कितना है हमें ये पता चल रहा है। तो दिशा ये इसलिए इसको स्केलर बोलते हैं, यानी इसमें दिशाहीन होती है, दिशा होती नहीं है, केवल मान होता है, दिशा नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान किसी वस्तु का स्थान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है ना, जिसको कहीं भी ले जाइएगा द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। जब तक उसमें मटेरियल बाहर नहीं निकाल देते हैं तब तक वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, पृथ्वी, चंद्रमा या किसी अन्य पिंड पर समान रहता है ना। उदाहरण के देखिए, यदि एक व्यक्ति का द्रव्यमान 70 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर रहे या चंद्रमा पर रहे या किसी अन्य स्थान पर रहे, वो 70 किलोग्राम ही रहेगा। ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम वेट की बात करें, ठीक है, वेट की बात करें तो वेट हमारा डिपेंड करता है फोर्स पे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण पे, यानी पृथ्वी किसी वस्तु को कितना बल से खींचती है, वही हमारा वेट हो गया। इसे मान लीजिए ये एम है। ठीक है, पहले फोर्स का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, F बराबर ma, यही जानते हैं। तो ग्रेविटेशन यानी पृथ्वी के केस में एक्सेलरेशन g के बराबर होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन g है। पृथ्वी किसी वस्तु को कितना फोर्स से खींचती है, वही हमारा वेट होता है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे, F बराबर ma, और पृथ्वी केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो g होता है। ठीक है, और g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे? तो अब यहाँ पर एम के जगह, ए के जगह पर क्या बैठाएंगे, जी बैठा देंगे। तो F बराबर
एम में लिखते हैं हम लोग, तो एक जगह पे यहाँ जी बिठा देंगे, तो हमारा एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। तो यही है फोर्स हुआ जो पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, तो इस पे अगर इस मास की बात किया जाए, इस बॉक्स के, तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ये नीचे की ओर ऐसे। तो ये फोर्स जो पृथ्वी इधर नीचे की ओर खींच रही है, पृथ्वी यहाँ है ना, नीचे है, वस्तु यहाँ पे है, तो पृथ्वी क्या करेगी, वस्तु को नीचे की ओर खींचेगी। ठीक है, और ये एफ बराबर क्या इसके बराबर होगा, ये जो मास है एम और पृथ्वी का अपना एक्सेलरेशन एक जी। ठीक है, एम जी। तो यही एम जी हमारा वेट होता है। ठीक है, तो वजन एम जी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, वजन वह बल है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु पर कार्य करता है। ठीक है, यानी पृथ्वी के ग्रेविटेशन के कारण जो फोर्स किसी भी वस्तु पर लगती है, हर एक वस्तु पर जो पृथ्वी पर है या पृथ्वी के अंडर में है, ठीक है, तो उसको वेट बोलेंगे। ठीक है, यह वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का गुणनफल होता है। एम, और देखिए यहाँ पे एम और जी दोनों गुणा करते हैं तो वेट निकलता है। ठीक है, तो वेट किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, है ना। कोई वस्तु का मास पे वेट डिपेंड कर रहा है। ग्रेविटी तो जी तो कांस्टेंट रहेगा, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एम वेरी करेगा, यानी जितना ज़्यादा मास, इसको क्या लिखेंगे, वेट को डब्ल्यू लिख देते हैं। मान लीजिए डब्ल्यू, यहाँ देखिए ना डब्ल्यू से डिनोट की है। वेट डायरेक्टली प्लस 2m, यानी वेट जितना ज़्यादा होगा, सॉरी जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ही किसी वस्तु में वेट होगा। ठीक है, वजन को न्यूटन एन में मापा है, चूँकि अब वो बल है तो बल का ऐसा यूनिट न्यूटन। ठीक है, तो इसलिए एन लिखेंगे। इसको मैथमेटिकल में क्या कर लिखेंगे, डब्ल्यू बाई एम जी। ठीक है, एफ के जगह पे डब्ल्यू है ना, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। डब्ल्यू वजन को, एम द्रव्यमान जो कि केजी में रहेगा, ध्यान रखना है हमें केजी में लेना है। ठीक है, एम का वैल्यू, और जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना। ठीक है, अब देखिए इसमें वजन एक वेक्टर मात्रा है, क्यों बताइए। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्या बोलेंगे, सदिश, है ना, सदिश बोलेंगे, यानी फोर्स सदिश राशि है। फोर्स में देखते हैं, अगर हम ऐसे लगा दिए तो क्या हुआ, एक डायरेक्शन बन गया ना कि हाँ फोर्स इधर जा रही है, इस डायरेक्शन जा रही है। ऐसे लगा दिए तो इससे पता चल रहा है ना कि हाँ इस डायरेक्शन में फोर्स जा रही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस सामान को देखिए, इस वस्तु को, यहाँ नीचे की ओर कहाँ लग रहा है, वेट नीचे की ओर लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ बराबर एम जी। तो यहाँ नीचे लग रहा है, मतलब डायरेक्शन पता चला कि हाँ नीचे की ओर लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सदिश राशि, समझे, वेक्टर, जिसका मान और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, जिसका मान और दिशा दोनों होते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब वैल्यू भी कुछ होगा, और दिशा तो है ही। ठीक है, ये हमेशा पृथ्वी केंद्र की ओर होता है। अब पृथ्वी पर जहाँ कोई वस्तु रहेगा, तो पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट है ना, ये मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ सेंटर पॉइंट है, तो अगर वस्तु ऐसे है तो हमेशा मास वेट ऐसे लगेगा। ठीक है, यही हमारा सेंटर की हमेशा, अगर मान लीजिए वस्तु ऐसे है तो इसका कहाँ लगेगा वेट, ऐसे लगेगा वेट। ये तो देखने में लग रहा है कि नीचे से ऊपर जा रहा है वेट, लेकिन एक्चुअल में जब हम पृथ्वी पर जाते हैं, कहीं भी दुनिया कोई को ना जाता है, तो हमें क्या लगता है, हमेशा नीचे ही लगता है ना कि यहाँ पृथ्वी नीचे है। वो थोड़ी ना ऐसा आता है कि पृथ्वी ऊपर आती है, हमेशा नीचे रहती है। यहाँ पृथ्वी गोल है, इसलिए हमने यहाँ छोटा सा पॉइंट मैंने गोल बनाया है, इसे लग रहा है कि ऊपर की ओर है, लेकिन एक्चुअल में ऊपर नहीं, वो नीचे की ओर है। ठीक है, वजन वस्तु के द्रव्यमान और स्थान के आधार पर बदलता है। अब देखिए, चूंकि F बराबर mg है ना, देखिए दोस्तों, वेट में क्या है, F बराबर mg है। ठीक है, तो ये मास पर भी डिपेंड कर रहा है और ये g पर भी डिपेंड कर रहा है ना, यानी वस्तु का मास क्या है और g, पृथ्वी का g क्या है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब वही चीज़ हम चंद्रमा पर चल जाए, तो चंद्रमा पे क्या होता है, चंद्रमा पे g का वैल्यू 1/6 हो जाता है, पृथ्वी का 1/6 हो जाता है।
ठीक है, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है, ठीक है। तो वहाँ पर जी का वैल्यू बढ़ जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पर जब पृथ्वी पर जो वजन होगा mg होगा वेट, वो चंद्रमा पर कुछ और हो जाएगा, है ना, चंद्रमा पर घट जाएगा। यानी यहाँ पे अगर मान लीजिए 60 होती है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 60 न्यूटन है पृथ्वी पे, तो चंद्रमा पर कितना आ जाएगा 60/1/10 यानी कि 1/6 यानी कि 10 न्यूटन, ठीक है। ये चंद्रमा पर हो जाएगी, समझे। तो ये वेट देखिए, मास के केस में क्या था कि कहीं भी ले जाइए वस्तु को, मास कभी चेंज नहीं होता, लेकिन वेट के केस में है कि अगर इसको अंतरिक्ष में ले जाइए तो अलग होगा, चंद्रमा पर ले जाएंगे तो अलग होगा, किसी और ग्रह पर ले जाएंगे तो अलग होगा, है ना। यानी जी बदलेगा तो उसका डब्ल्यू का वैल्यू घटेगा बढ़ेगा, अगर एम भी बढ़ेगा घटेगा तो डब्ल्यू का वेट का वैल्यू घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो वेट हमारा घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, यदि किसी वस्तु का एक एग्जांपल है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 70 किलोग्राम है तो उसका वजन पृथ्वी पर होगा। तो सीधा बात निकाल देंगे, वेट बराबर mg, m का वैल्यू 70, g का वैल्यू 9.8, है ना। तो ये कितना आएगा, इसको गुना करने पर 686 न्यूटन होगा। और वही चंद्रमा पर पूछा जाए तो चंद्रमा पर g का वैल्यू 1.6 हो जाएगा। 1.6 मतलब अपना 1/6 हो जाएगा, वो दशमलव निकाला गया ना। चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, चंद्रमा पे W हो जाएगा mg/6 के बराबर, यानी कि 70 गुने 9.8 बटा में 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू होगा हमारा आंसर होगा, समझे। तो वेट डिफर कर रहा है, ध्यान रखना। अब देखिए वही जो हम लोग बताए हैं, बनता है द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है। अस्थाई और स्थान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान क्या है, परमानेंट है, और किसी भी स्थान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन वेट की बात किया जाए तो स्थान के अनुसार बदलता है। मतलब ग्रह चेंज कर दीजिए, जी को चेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मान लीजिए पृथ्वी से बहुत ऊंचा वस्तु कर दीजिए पृथ्वी पे, तो वहाँ पर जैसे ग्रेविटेशन आप जब पढ़िएगा ना, तो जी का वैल्यू घटेगा बढ़ेगा ऊंचाई के हिसाब से, ठीक है। तो वहाँ पर भी वेट घटेगा बढ़ेगा। स्केलर मात्रा, ठीक है, स्केलर मात्रा है, मतलब ये इसमें कोई दिशा नहीं होती है मास में, लेकिन ये वेक्टर है, इसमें दिशा होती है, ठीक है। इसको किस में मापते हैं, किलोग्राम में, लेकिन वजन को किस में मापते हैं, न्यूटन में, ठीक है। उदाहरण में जैसे ये 50 किलो है, 50 किलोग्राम, तो इसका mg निकाल लीजिए, 50 गुने 9.81। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक नए फोर्स के बारे में, अतिरिक्त बल के बारे में। तो ये अतिरिक्त बल कब लगती है और कैसे लगती है। देखिए, ऐसा कोई भी कंडीशन जिसमें कोई भी वस्तु में हम बैठे हुए हैं, कोई भी किसी प्रकार गाड़ी हो या कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए हम एक बस लेते हैं, ठीक है, एक बस ले लिया, ये 20 फीट से आगे की ओर जा रही है, ठीक है। इसमें एक आदमी खड़ा, ठीक है, ये आगे की ओर चल रही है ना। अब इसमें क्या होगा, भी है तब कोई दिक्कत नहीं, तब कोई अतिरिक्त बल इसमें नहीं लगेगा। लेकिन ये भी के जगह पे भी में एक एक्सेलरेशन लग जाए, तो एक्सेलरेशन क्या लगेगा, एक्सेलरेशन क्या काम है, एक्सेलरेशन क्या काम है, मतलब त्वरण, हिंदी में क्या बोलेंगे, त्वरण। त्वरण का क्या काम है, त्वरण काम है कि इसके स्पीड को बढ़ा देना, ठीक है। तो जैसे ही स्पीड को बढ़ाएगा तो हम पे एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा F, जो कि अतिरिक्त बल होगा। और ये क्या होती है, ये जो बस जैसा एक्शन दिखाएगी उसी का रिएक्शन होता है। आपने न्यूटन लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, उसमें क्या था, आपने क्या पढ़ा था कि जैसे ही कोई चीज़ पे हम फोर्स लगाएंगे तो हम पे भी उतना ही फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, बस एक फोर्स लगा रहा है ना,
जैसे बस फोर्स लगा रहा और हम बस के कांटेक्ट में बैठे हुए हैं या उस पर खड़े हैं, तो जैसे ही बस आगे की ओर फोर्स लगा कर बढ़ेगा आगे की ओर, तो वैसे ही एक फोर्स हम पे अप्लाई हो जाएगा पीछे की ओर। ठीक है, अगर ये बस पीछे की ओर जाएगी तो हम पे आगे की ओर अप्लाई होगा। ठीक है, आपने जड़त्व में पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, जड़त्व में, कि जैसे कोई गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है, उसका स्पीड 0 है, जैसे ही खुलती है तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है ना। तो उसमें एक्सेलरेशन आती है तब ना स्पीड बढ़ता है। जैसे ही खुलती है हम लोग गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तब ना स्पीड आता है और आगे बढ़ती है गाड़ी। तो जैसे ही स्पीड बढ़ती है आगे की ओर तो हम पे एक फोर्स लगता है पीछे की ओर, तो हम क्या होते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, तो यही कारण होता है कि हम लोग गाड़ी में पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, उस पर एक फोर्स लग जाता है हम लोग पे, समझे। और वो पहला कंडीशन, वो भी कंडीशन सही है कि बॉडी मोशन रेस्ट में रहना चाहता है क्योंकि उसका इनर्शिया अपना जगह है। ठीक है, वो तो है ही, प्लस में एक फोर्स भी अप्लाई हो जाता है हम लोग पे। ठीक है, वो फोर्स जब तक, जैसे आप देखते रहेंगे कि आप जब गाड़ी थोड़ा स्पीड बढ़ाएगी हम लोग थोड़ा पीछे हो जाते हैं, जैसी गाड़ी ब्रेक मारती है या थोड़ा सा स्पीड घटाती है हम लोग आगे की ओर मुड़ जाते हैं। तो कारण वही है, हम पर एक सीडो अतिरिक्त बल काम करने लगता है। ठीक है, जो जिस चीज़ में, ये ध्यान रखना है, जिस चीज़ में हम बैठे हो या खड़े हो कुछ भी हो, अगर वो उसके पास त्वरण होगा, त्वरण मतलब उसका स्पीड लगातार बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है, तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन हम पे एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसे अतिरिक्त बल बोलेंगे। ठीक है, तो अब हमको इसमें पढ़ना है लिफ्ट के बारे में। ठीक है, लिफ्ट में क्या होगा, तो देखिए लिफ्ट में हम 4 कंडीशन होगा। ठीक है, 4 कंडीशन हम देखते हैं। पहला कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है, बनाते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन मान लीजिए लिफ्ट कांस्टेंट वेग से जा रही है, मतलब इसमें स्पीड चेंज नहीं हो रहा, बस एक स्पीड पकड़ा और उसी स्पीड से जा रहा है ऊपर की ओर। दूसरा कंडीशन में लिफ्ट नीचे की ओर जा रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से। तीसरा कंडीशन में क्या हो रहा है, ये जा रहा है ऊपर की एक्सेलरेशन होते हुए, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ते हुए जा रहा है। और चौथा कंडीशन क्या है, नीचे की ओर जा रहा है एक्सेलरेशन बढ़ते हुए। ठीक है, अब चारों कंडीशन हो क्या होगा बताइए, सोच के देखिए। हम मान लीजिए एक आदमी सब में यहाँ रख देते हैं ताकि ये बताएगा, है ना। अब ये क्या बोलेगा कि भाई साहब पहला कंडीशन में चूंकि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है और कोई त्वरण है ही नहीं, मतलब कोई स्पीड बढ़ ही नहीं रहा ना घट रहा, तो हमें कुछ नहीं पता चल रहा, हम जो जैसे हैं वैसे ही हैं। मेरे पास एक ही फोर्स लग रहा है mg, जो हमको पृथ्वी नीचे की ओर खींच रहा है, बस बाकी हम जो जैसे हैं वही है। ठीक है, तो ये mg क्या हो गया, वेट, हमारा वेट कांस्टेंट है हर जगह, हमारा क्या है, हमारा वेट कांस्टेंट, मतलब मेरा भार हर जगह समान है। ठीक है, इससे क्या पता चल रही है, भार हर जगह समान है ना। इसे क्या मतलब समझे, हर जगह समान है। ठीक है, अब पूछेगा कि बताओ दूसरा कंडीशन में क्या होगा, तो दूसरा कंडीशन बोलेगा भाई साहब चूंकि लिफ्ट नीचे जा रही है और भी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, ठीक है, तो इसमें भी हमको कुछ नहीं बुझा रहा है, मेरा जो वेट है पहले से mg वो हर जगह mg ही रहेगा, मतलब वेट मेरा बदल नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें मेरा कुछ नहीं पता चल रहा। तो तीसरा वाला से पूछते हैं, तीसरा वाला तुम बता तुम्हारा क्या है, तो तीसरा वाला बोलेगा भाई साहब ये बहुत खतरनाक है, ये लिफ्ट बहुत तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है, इसका स्पीड हर बार बढ़ते जा रहा है और एक्सेलरेशन में से त्वरण है, चूंकि इसमें त्वरण है इसलिए हम पे एक फोर्स लग रहा है किधर की ओर, नीचे की ओर, समझे। ऐसा लग रहा है कि हमको कोई दबा रहा है नीचे की ओर, मेरा अपना तो mg है ही और ऊपर से एक फोर्स लगा रहा है जो हमको लग रहा है कि नीचे की ओर दबा रहा है, तो मेरा लग रहा है कि मेरा भार बहुत बढ़ गया है, क्योंकि इस डायरेक्शन में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, F प्लस mg, है ना। यानी इसमें mg तो है, mg के साथ एक और F जुट गया,
जो कि अतिरिक्त बल हो गया किसी का, लिफ्ट के कारण। क्यों? क्योंकि लिफ्ट में त्वरण है, इसके कारण इसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। वो एक्चुअल में भार नहीं बढ़ता, वो तो फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा है ना, इसी कारण से उसको लग रहा है कि हमको कोई दबा रहा है और उसका भार बढ़ा हुआ लग रहा है। ठीक है, और यही चीज़ हम चौथा वाला से पूछेंगे। चौथा वाला बताओ तुम्हारा क्या हाल है? तो चौथा वाला बोलेगा भाई साहब चूँकि लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है, वो भी स्पीड बढ़ा के जा रही है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमको कोई नीचे से धक्का दे रहा है, यानी मेरा भार लग रहा है कि घटा हुआ है, जितना हम थे उतना प्रतीत ही नहीं हो रहा है। देखिए इस आदमी चौथा का कंडीशन बताते हैं, चौथा का क्या होगा। चौथा में क्या होगा, mg तो नीचे लगेगा ही, ये तो फिक्स है, तो पृथ्वी तो नीचे खींचेगा। एक फोर्स और नीचे से लग रहा है जो कि उसको ऊपर की ओर लगा रहा है। ठीक है, F अतिरिक्त बल, ये क्या कर रहा है, ऊपर की ओर ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि लिफ्ट एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। ठीक है, जब लिफ्ट नीचे एक्सेलरेशन से जाएगा तो इसको ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, तो इसका ओवरऑल वेट देखा जाए तो क्या हो जाएगा, mg माइनस f ही ना होगा, क्योंकि mg नीचे है, फोर्स ऊपर है, तो f तो कुछ कम कर रहा है, तो mg में से f घट गया, तो इसको क्या लगेगा कि भार मेरा कम हो गया है। ठीक है, तो लिफ्ट में ये कंडीशन होता है। लिफ्ट में क्या हर जगह पे यही कंडीशन है कि अगर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब किसी भी चीज़ में कोई वस्तु हम बैठे हुए हैं और वो वस्तु ऊपर की ट्रैवल कर रही है एक्सेलरेशन के साथ, तो हम पे एक फोर्स अतिरिक्त बल नीचे की ओर लगेगा। अगर कोई वस्तु नीचे की ओर जा रही है कोई एक्सेलरेशन से, त्वरण से, तो हम पे कोई फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। कोई वस्तु आगे की ओर जा रही है त्वरण से, तो हम पे कोई फोर्स पीछे की ओर लगेगा। कोई वस्तु अगर पीछे की ओर त्वरण कर रही है ना, तो हम पे क्या फोर्स करेगा, आगे की ओर लगेगा। ठीक है, तो जस्ट इसके अपोजिट में लगेगा। कंडीशन क्या होना चाहिए, वो एक्सेलरेशन करना चाहिए। ठीक है, चलो तो इसमें क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। लिफ्ट में बल का सिद्धांत तब महत्वपूर्ण होता है जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में होता है। इस स्थिति में व्यक्ति के भार पर लिफ्ट की गति और दिशा के अनुसार अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। इसे हम न्यूटन के गति के नियम और बल के सिद्धांत से समझ सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी है, क्या देखते हैं। यदि लिफ्ट स्थिर है या एक समान वेग से चले तो व्यक्ति का वास्तविक भार वही रहेगा जो समान स्थिति में। ये पहला और दूसरा कंडीशन बात कर रहा है, समझाया। अगर स्थिर है तो कोई बात ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो स्थिर है तो आराम से मेरा mg लगेगा, वेट जितना रहेगा उतना ही रहेगा। अगर एक समान वेग से चल रही है तब भी वही हाल है। एक समान वेग बोला, क्या बोल रहा है आदमी कि हमको कुछ वेट का पता नहीं चल रहा, वो जितना है उतना ही है। ठीक है, क्योंकि उस पर जब तक एक्सेलरेशन दूसरा नहीं आएगा तो मेरा फोर्स कैसे बढ़ेगा, हम पे कोई अतिरिक्त बल कैसे लगेगा। ठीक है, तो इसमें कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो व्यक्ति का वास्तविक भार वही रहेगा जो समान स्थिति में होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा में बोल रहा है लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो, तो जो ये मैंने तीसरा कंडीशन में था वो याद लगा। इसमें क्या बोल रहा है, वजन वास्तविक वजन से अधिक महसूस होगा, तो होगा ही। देखिए F प्लस mg है ना, तीसरा कंडीशन यही ना आया था, F प्लस mg। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से जा रही है ना, लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण हो रही है तो लिफ्ट व्यक्ति पर अतिरिक्त बल लगाती है। इस स्थिति में व्यक्ति को अपना वजन अधिक महसूस होता है क्योंकि प्रतिक्रिया बल बढ़ जाती है। समझ में आया? हम लोग कैसे बनाए थे, जब अपना वेट mg लग ही रहा है, ऊपर से एक फोर्स और लग गया, किसी कारण, ये लिफ्ट के कारण, लिफ्ट एक्सेलरेशन में था इसके कारण। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित हो, तो नीचे की त्वरित में क्या था, चौथा कंडीशन। इसमें क्या था, mg माइनस f हो गया, मतलब भार मेरा कम लग रहा था। क्यों? क्योंकि फोर्स मेरा ऊपर की ओर लग रहा था और मेरा भार नीचे की ओर लगता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मेरा भार कम लग रहा था, है ना। वजन वास्तविक वजन से कम महसूस होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को कंसेप्ट से भी आप समझ सकते हो, और ये रटना चाहे तो रट भी सकते हो, लेकिन इसमें कंसेप्चुअल इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कंडीशन के हिसाब से आंसर बता देना है। ठीक है, अब देखिए एक नेक्स्ट कंडीशन क्या है, लिफ्ट फ्री फॉल हो तब क्या होगा।
ठीक है, तो देखिए मान लीजिए एक चीज देखिए, अगर कोई वस्तु को हम लोग ऊपर से छोड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें कौन सा फोर्स लगता है बताइए सोच के। उसमें ग्रेविटी फोर्स काम करेगा, यानी पृथ्वी जो फोर्स खींचेगी वही लगेगा सिर्फ। तो उसमें एक्सेलरेशन कौन सा आएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा, जिसका वैल्यू क्या है, जी है। तो जैसे ही लिफ्ट को हम छोड़ेंगे ऊपर से तो इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, जी के, यानी एक्सेलरेशन इसमें जी लग रहा है। ठीक है, तो ये जो आदमी है ना, इसका अपना वेट कितना है, mg। ठीक है, और ये जो लिफ्ट है इसको हम नीचे छोड़ दिए, फ्री फॉल समझ रहे हैं। फ्री फॉल मतलब क्या, कि लिफ्ट को भी फ्री छोड़ दिए, मतलब किसी चीज़ से रस्सी से नहीं बांधे। एक्चुअल में क्या होता है, किसी तार से बना हुआ रहता है लिफ्ट, ठीक है, वही घूमती है, ऊपर नीचे चली जाती है। लेकिन हम उसको छोड़ दें, मान लो तार टूट गया, तब क्या होगा, लिफ्ट एकदम फ्री फॉल गिरेगा। तब क्या होगा कि ये जो लिफ्ट कितना एक्सेलरेशन नीचे जाएगा, जी एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो इस पर भी क्या लगेगा, एफ ऊपर की ओर लगेगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एम जी। कौन सा जी, ये लिफ्ट वाली जी है ना, ये ऊपर की ओर लग जाएगा। तो ओवरऑल में टोटल इस पर कितना फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स निकालें क्या होगा, नीचे क्या लग रहा है, एम जी, ऊपर भी क्या लग रहा है, एम जी। तो दोनों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, जीरो। तो उस स्थिति में वजन क्या होगा, जीरो। यानी जब भी कोई चीज़ नीचे गिरेगा, फ्री फॉल रहेगा, और उसमें अगर हम बैठे हुए हैं तो उसमें ओवरऑल हमारा वेट जीरो महसूस होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको इसमें बता दिया, देख लीजिए ना, कि ऊपर की ओर फोर्स लगेगा जो कि मेरे वेट के बराबर ही होगा। और जब वेट के बराबर होगा तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो दोनों को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझे, तो इसमें लगेगा कि हम मेरा कोई वेट ही नहीं है, हम भी लिफ्ट के साथ आराम से गिरते रहेंगे, लिफ्ट का कोई बात ही बाहर पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लास्ट कंडीशन। तो लिफ्ट का कंसेप्ट समझ गए ना, बस कुछ नहीं है, हमें लिफ्ट का एक्सेलरेशन देखना है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग एक नए अलग प्रकार के फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों क्या होते हैं देखिए, और कब लगते हैं। आप कभी कोई रोड में जाते हैं, ठीक है, तो जहाँ देखते हैं कहीं मोड़ आता है, कहीं मुड़ना होता है, तो क्या होता है, आप डायरेक्ट 90 डिग्री तो नहीं मुड़ते हैं, थोड़ा सा गोल होके मुड़ते हैं, है ना। जैसे देखिए ऐसे गए और थोड़ा सा राउंड हुए तब जाकर मुड़े। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो राउंड चीज़ आया है ना, तो ये जो मोशन क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे सर्कुलर मोशन, है ना। ये क्या है, सर्किल का एक भाग है ना, सर्किल का भाग है, त्रिज्या के बराबर है ना। तो ये जो मोशन होगा बीच में जो कोना पे मोड़ पे, यही सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अब इस सर्कुलर मोशन पे सेंट्रीपिटल फोर्स आता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है। कैसे, तो देखिए जब भी हम कभी सभी सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करते हैं, ठीक है, जब भी हम कभी भी इस सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल करेंगे तो हम पे एक फोर्स लगेगा। ठीक है, हम पे नहीं, हमको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उस सर्किल पर ट्रैवल करने के लिए। वो किधर की लगे, इधर की ओर। ठीक है, उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेंटर की ओर लगती है। ठीक है, तो सीधा याद रखना है कि जब भी हम कभी भी सर्कुलर मोशन पर ट्रैवल करते हैं, मतलब सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल करते हैं, तो सेंटर की ओर एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जब तक वो फोर्स नहीं होगी तो हम सर्कल पर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, केंद्रीय बल वह बल है, ठीक है, जो किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पे घूमने के लिए केंद्र की ओर खींचता है, इसको खींच के रखता है। अगर केंद्रीय ये बल नहीं रहेगा, ठीक है, ये बल नहीं रहेगा,
तो वस्तु गोल गोल ना घूम कर एक सीधे भाग जाएगा, ठीक है। वस्तु साइकिल पर रह ही नहीं पाएगा, वो सीधे पार हो जाएगा, और सीधे पार हो तो आदमी गिर जाएगा, खाई रहा तो खाई में गिर जाएगा, ठीक है। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसे अपनी दिशा बदलने के लिए हमेशा केंद्र की ओर एक बल की आवश्यकता होती है। इस बल को केंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस सर्किल पर जब भी हम लोग ट्रेवल करते हैं तो बताइए क्या एक ही दिशा है? नहीं, जब तक हम लोग सर्किल पे हैं, है ना, जब तक हम लोग सर्किल पे हैं, देखिए यहाँ पे है तो ऐसे एक दिशा हो गया, अगर यहाँ पे है तो ऐसे एक दिशा हो गया, अगर यहाँ पे है तो ये दिशा में हो गया। यानी हर जगह पर दिशा मेरा चेंज हो रहा है, और इस दिशा को चेंज करने के लिए हमको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और यही फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी मतलब ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि जब भी अगर सर्कुलर मोशन पे हम लोग ट्रेवल करेंगे तो एक फोर्स हमेशा अपने आप एक्ट हो जाएगा, उसी को बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। वो हमें सर्कुलर मोशन को बनाए हुए रखती है, ठीक है। तो और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं है, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, वो किसी न किसी तरीका से हम खुद एक फोर्स जनरेट करते हैं, ठीक है। और वही जनरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक चीज़ बताते हैं आपको, फ्रिक्शन तो अभी तक नहीं पढ़े आप लोग, ठीक है, फिर भी हम फ्रिक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। कभी एक बाइक वाला को देखा है, ठीक है, ये बाइक या गाड़ी मान लीजिए, कोई गाड़ी को जब साइकिल पर ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, उसका फ्रिक्शन चक्का पे लगेगा, है ना। और चक्का फ्रिक्शन कैसे लगेगा, वो सेंटर की ओर लगना स्टार्ट होगा, वो जो फ्रिक्शन है वो सेंटर की ओर लगेगा, ठीक है। और वही जो फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा उस वक्त, ठीक है। वहाँ पर उसको क्या लिख देंगे, F बराबर mv²/r। ये mv²/r इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो वहाँ पर फ्रिक्शन बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स। एक चीज़ और, एक एग्जांपल और दिखाते हैं, इसमें क्लियर नहीं हुआ तो इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, एक धागा में एक पत्थर बांध के नचाते हैं, ठीक है, ऐसे नचा दिया, है ना, ये पूरा ट्रेवल कर रहा है, पूरा चारों ओर, है ना। तो इसमें ये रस्सी जो बन रही है, ये रस्सी में कौन सा फोर्स लगता है, तनाव, याद कीजिए, तनाव मैंने बताया था आपको, टेंशन। ये रस्सी क्या करेगी, इस वस्तु को अपनी ओर खींच के रखेगी, है ना, और ये वस्तु इसको खींच के रखेगा जहाँ से बांधा हुआ, है ना। तो यही क्या हो गया, टेंशन। अब यही टेंशन यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, समझे। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स एक अलग से फोर्स नहीं है, वही जो कोई भी फोर्स एक जो जनरेट कर दे ताकि वो सर्कल पर बनाए रखे, तब ये उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देता है। अगर मान लीजिए वो कोई फोर्स है ही नहीं, मान लीजिए रस्सी को काट दे, पूरा से काट दे, तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाएगा, मतलब टेंशन खत्म, सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म, और ये रस्सी, ये गोला भाग जाएगा, कभी सेंटर पर ट्रैवल कर पाएगा। सोच के देखिए ना, आप जब नचाइए कस के, खूब नचा रहा है, कस के नचा रहा है, जैसी रस्सी धागा टूट गया, क्या होगा, वो सीधे भाग जाएगा, पत्थर जो है आप जिस चीज़ को नचा रहे हैं वो सीधे भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स मिल ही नहीं रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स जब तक वो टेंशन था तो वो सर्कुलर मोशन बना रहा था, ठीक है। जैसे ही वो सर्कल खत्म हुआ, ठीक है, वो टेंशन खत्म हुआ तो सर्कल खत्म और वो सीधे पार हो गया, ठीक है। तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी कोई फोर्स आप वो जो सेंटर की ओर जनरेट हो जाए वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स CF मान लीजिए, हम लिख दिए CF, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है mv²/r, ठीक है। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। v क्या हो जाएगा, ये जो वस्तु का वेलोसिटी है, ठीक है, वही हमारा v हो जाएगा। r क्या हो जाएगा, r हमारा ये केंद्र से लेके यहाँ तक का जो रेडियस होगा वही r हो जाएगा। और m
m इस वस्तु का मास हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, m भी उसका भाई r, इसको याद रखना है। ठीक है, समझे? तो यहाँ सूत्र लिख लेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स है m भी स्क्वायर बाय r। उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल क्या है, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना। ठीक है, तो इसमें कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाए? ग्रेविटेशन। सिंपल सी बात है, पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन चंद्रमा को बनाए हुए रखा है, तो वही ग्रेविटेशन है यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल उसे पृथ्वी की ओर चारों केंद्रीय बल के रूप में खींचता है। देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वही हमारा केंद्रीय बल बन जाता है और वही चंद्रमा को बनाए रखता है पृथ्वी में। ठीक है, अगर फोर्स खत्म हो जाए तो चंद्रमा हमारे एक्स पे नहीं घूमेगा। ठीक है, कार का मोड़ पर घूमना, जब एक कार मोड़ पर चलती है, सड़क द्वारा टायर पर लगाया घर्षण बल, आपको बताया था मैंने कि वहाँ जब कोई भी सर्कल पर जब कार चलेगी तो उसके चक्का पे एक फ्रिक्शन फोर्स काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और वही उसको सेंटर की ओर एक फोर्स प्रदान कर देगा। ठीक है, वही फ्रिक्शन, तो जिसके कारण वो सर्कल पर मूव कर पाएगा और वही फ्रिक्शन क्या बन जाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स यानी केंद्रीय बल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब देखिए, ये भी एक तरह से झूठा बल है। ठीक है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एक तरह से झूठा बल है। जैसे आप कभी देखते होंगे कोई बस एक जब भी सर्कल पर चलती है तो आप पे क्या होता है, आप कैसा आता है, जैसे घूमेगा तो आपको लगेगा कि अरे हम पीछे कहाँ फेंका रहा है, किधर फेंका रहा है। जैसे देखिए, ये सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे बस चल रही है ना, और ये बस इधर घूम रहा है ना, इधर घूमेगा तो यहाँ का आदमी जो होगा उसको क्या लगेगा, इधर की ओर सट जाएगा, इधर की ओर, और इधर की ओर क्यों सटेगा? क्योंकि एक फोर्स लगेगा कि उसको बाहर की ओर धक्का। ये जो बस इधर मूव करती है सर्किल की ओर, है ना, तो एक फोर्स हम पे लगता है जो सेंटर से जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, सेंटर से जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कोई रियल फोर्स नहीं होता है, ये आभासी फोर्स होता है, यानी झूठा फोर्स होता है, यानी लगता है कि हम पे लग रहा है। ठीक है, और हम पीछे क्यों होते हैं। ठीक है, देखिए, अब केंद्रीय बल वह बल है जो वृत्तीय गति में किसी वस्तु का अनुभव होता है। ठीक है, यह अनुभव होता है, वो यह वस्तु केंद्र से बाहर की ओर धकेलने की प्रवृत्ति रखती है। हालांकि यह एक आभासी बल है, यह वस्तु गति कारण में उत्पन्न होती है। इसे इनर्शिया के प्रभाव के रूप में समझा जा सकता है, जहां वस्तु अपने स्थिर अवस्था में रहने की प्रवृत्ति रखती है। ठीक है, अब देखिए, ये एक तरह से इनर्शिया का जो प्रभाव है उस वैसा हम समझ के कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करेगा, जैसे हम लिफ्ट में क्या देखे थे कि ऊपर नीचे ट्रैवल कर रहा था, तो एक आभासी प्रतिबिंब में उस पर भी एक फोर्स अतिरिक्त बल लग रहा था। ठीक है, उसी तरह सेम यहाँ भी होता है सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में जिस तरह से रिक्वायर्ड फोर्स होती है सेंट्रीपिटल की, है ना, सेंट्रीपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह से एक फोर्स जब भी ये एक्सेशन से ऊपर आगे की ओर ट्रैवल करेगा तो एक फोर्स ऐड हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये आभासी प्रतिबिंब, आभासी बल जो हम पे सेंटर से बाहर की ओर लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये कब लगेगा? जब ये चीज़ एक्सलेशन में हो। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे कि जैसे बर्तन में कोई पानी घुमाइएगा तो पानी क्या होता है? बाहर जाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करना था, मतलब एक आभासी बल काम करना था जो उसको बाहर की ओर धक्का देता है। मोड़ पे देखते होंगे कभी भी रोड में एक साइड से थोड़ा उठाया जाता है, बाहर की साइड से थोड़ा उठा दिया जाता है और अंदर की साइड से थोड़ा झुका दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्स्ट्रा बनाना लगता
तो दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ नहीं, जब भी सर्कल पर कोई वस्तु मूव करती है, ठीक है, तो उस पर बाहर की ओर एक फोर्स प्रतीत होता है, लगता हुआ प्रतीत होता है, जो उसे बाहर की ओर धक्का देती है, ठीक है, तो वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है। कोई फोर्स जो सेंटर की ओर जनरेट होती है वो सेंट्रीपिटल हो जाएगा, वो क्या करती है, सेंटर पर पकड़ के रखती है, ठीक है। और जिस सेंटर पर हम लोग जब मूव करते हैं, है ना, सेंटर पर मूव करते हैं, तो उस पर जो फोर्स लगता है, जो हमारे बॉडी पे जो फोर्स लगेगा, जो बाहर की ओर धक्का देगा सेंटर से, उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब भी सर्किल को मूव करेंगे और स्पीड हम बढ़ा के रखेंगे, ठीक है, जितना स्पीड बढ़ाएंगे तो हम पे एक फोर्स बाहर के अप्लाई करेगा और धक्का देकर बाहर के फेंकने की कोशिश करेगा। तो जब भी रोड पे हम लोग चलते हैं तो वहाँ पे स्पीड घटा दिया जाता है, ताकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो वो कम लगे हम पे, या ना के बराबर लगे। तो इसी कारण हम लोग क्या होगा, बाहर नहीं फेंकाएंगे। लेकिन जैसे ही देखते कभी स्पीड में जाए और इतना कस फोर्स लगा कि हम लोग बाहर फेंका जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे बर्तन में पानी को घुमाने पर पानी बाहर की ओर फेंकने लगता है, क्योंकि उसमें फोर्स बाहर की लगती है तो बाहर फेंकता है, ठीक है। कोई झूला है, उस पर भी जैसे घोड़ा वाला झूला देखा होंगे, उसको पहले शुरुआत में नचाने पर धीरे धीरे आराम से नचता है, लेकिन जैसे थोड़ा तेज करते हुए झूला देखते हैं, जो घोड़ा होता है थोड़ा बाहर की ओर निकलने लगता है, बाहर की ओर फेंकने लगता है, ठीक है। तो वो हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। केंद्रीय बल वास्तविक बल होता है और वस्तु को वृत्तीय पथ पर बनाए रखने के लिए केंद्र की ओर कार्य करता है, ठीक है। जो केंद्रीय बल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या होता है, कोई फोर्स जनरेट हुआ जो सेंटर की ओर लगा, और उसका क्या मेन काम क्या है, सेंटर अधिक सर्कल पर बनाए रखना, ठीक है। लेकिन जो अपकेंद्रीय बल होता है, आभासी बल होता है, इसे केवल उस वस्तु द्वारा अनुभव किया जाता है जो वृत्तीय पथ पर घूम रही होती है और वस्तु को बाहर की ओर धकेलने की प्रवृत्ति दर्शाता है, ठीक है। अभी केंद्रीय बल क्या हुआ, बाहर की उस पर लगेगा फोर्स, उसको महसूस होता है और उसको बाहर धक्का देने की कोशिश करता है, यानी ये सर्कल पर नहीं, वो टेंजेंट की ओर बाहर फेंकने, मतलब उसके अपोजिट की ओर फेंकने की कोशिश करता है, ठीक है, सेंटर से बाहर की ओर। केंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, जाहिर सी बात है। केंद्रीय बल क्या है, सेंटर की ओर काम करेगा, और अपकेंद्रीय सेंटर से बाहर की ओर काम करता है। केंद्रीय बल केंद्र की ओर जाता है और अपकेंद्रीय बल केंद्र की बाहर की ओर, ठीक है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ उदाहरण दिया हुआ देख लीजिए। बाइक या कार का मोड़ना, जब कोई बाइक सवार मोड़ पर जाता है तो वो अपनी बाइक को अंदर की ओर झुकाता है, अंदर की ओर झुकाता है ताकि हम सेंटर की ओर एक फोर्स जनरेट कर सके, ठीक है। और वो फोर्स हम वो अंदर की ओर सेंटर बनाने में, सेंटर कर रहे हैं, सर्कल पर बनाए रखने में काम आता है, ठीक है। इस स्थिति में उसे केंद्रीय बल चाहिए होता है उस मोड़ पर बनाए रखे, लेकिन वह अपकेंद्रीय बल भी महसूस करता है, उसे बाहर की ओर धकेलने की कोशिश करता है। लेकिन अब मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा स्पीड रखेगा ना, तो फिर क्या होगा, वो बाहर फेंका जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है। तो जितना ज़्यादा स्पीड चलाइएगा उस मोड़ पे, तो उतना ही ज़्यादा आप पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और उतना ही आपको बाहर फेंकेगा। इससे जब भी कभी मोड़ आए तो उस पर आराम से चलाना चाहिए, ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना ही कम लगे जितना हम आराम से उसको बैलेंस कर सकें, ठीक है। अगर ज़्यादा कस चलाइएगा तो फेंका जाएगा। उपग्रहों का परिक्रमा करना, उपग्रहों पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें केंद्र की ओर खींचता है और वो अपनी कक्षा घूमते रहते हैं, ये केंद्रीय बल का है, ये तो जान लिया, ठीक है। ये सब वही चीज़ है, ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस पे, जो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, जब लिफ्ट स्थिर होती है या एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रही होती है तो व्यक्ति का वजन कैसा महसूस होता है। आप सोचिए, लिफ्ट का मैंने 4 कंडीशन बताया, एक लास्ट और 5 कंडीशन। 2 कंडीशन पहला दूसरा क्या था, जिसमें वेलोसिटी ऊपर की ओर कांस्टेंट थी, नीचे वेलोसिटी कांस्टेंट थी,
एक में ऊपर एक्सेलरेशन था, दूसरा में नीचे एक्सेलरेशन था, और एक था कि फ्री फॉल यानी जी से गिर रहा था। तो इसमें क्या बोला, जब लिफ्ट स्थिर होती है मतलब v बराबर 0, तो उसमें तो बात ही नहीं बोलना है कुछ भी, उसमें तो वो कॉस्ट आपका वेट जैसा है वैसा ही रहेगा। एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रही होती है, यानी कि पहला कंडीशन, यानी एक समान से वेग, यानी इसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो यानी लिफ्ट में कोई त्वरा नहीं है, तो उसका वजन क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर कोई भी दूसरा अतिरिक्त बल नहीं लगेगा, इसके कारण से ये समान होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि लिफ्ट तेजी से, ठीक है, आंसर छुपा कर देखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जज करने में आसानी होगा, पहले आप खुद से बनाइए, उसके बाद हम बता रहा हूँ। ठीक है, यदि लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर त्वरित हो रही है तो व्यक्ति का वजन कैसा है, सोचिए। अगर लिफ्ट नीचे जाएगा, ये कंडीशन बता रहा है ना, लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर त्वरित हो रहा है, ये कंडीशन, चूंकि लिफ्ट नीचे से त्वरित कर रहा है, तेजी से त्वरित कर रही है, तो इसमें क्या हुआ, एक स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, मतलब एक फोर्स लिफ्ट के लिए है ना ऊपर की ओर लगेगा, और आदमी का फोर्स किधर है, mg नीचे की ओर, और आदमी का वेट किधर है, नीचे की ओर लग रहा है, तो वेट में अगर ओवरऑल इसका फोर्स देखा जाए तो mg में से f घटा देंगे, यानी कि वेट में से f घट गया, यानी कि उसका वेट घट जाएगा, तो क्या होगा, वेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है ना। चलिए नेक्स्ट, जब लिफ्ट अचानक रुक जाती है तो व्यक्ति को अपने वजन में क्या बदलाव महसूस होता है, सोचिए। तो इसमें क्या होगा, इस देखिए हम लिफ्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये अचानक रुक गए नीचे जाके, ठीक है, तो नीचे जाके अचानक रुक गए, तो इसमें क्या होगा, हम ये मेरा पैर वाला पार्ट तुरंत रुक जाएगा, लेकिन ये शरीर ऊपर वाला शरीर अभी भी नीचे की ओर मूव करेगा, है ना, ये पैर तो रुक गया लेकिन ये शरीर ऊपर वाला शरीर अचानक अभी भी ऊपर की नीचे की ओर मूव करेगा, तो इससे क्या होगा, हमको लगा कि हम पे कोई प्रेशर मार रहा है, कस के प्रेशर मार रहा है, और हमारा वेट क्या लगेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा वेट, वजन अधिक हो जाता है। ठीक है, इसमें गलत लिखा हुआ, वजन समान रहता है, ये नहीं गलत है, वजन अधिक हो जाता है। ठीक है, यानी हम पे कभी भी ये इनर्शिया वाला आप समझिएगा ना, जैसे लिफ्ट जैसे ही रुका, ठीक है, जैसे ही रुका तो हमारा पैर तो तुरंत रुक गया, लेकिन हमारा बॉडी अभी भी नीचे की ओर मोशन में रहेगा, और नीचे मोशन रहेगा तो क्या होगा, उसको वो नीचे की ओर कस के अपने आप को दाबेगा उसके पैर को, तो हमको क्या लगेगा कि हमका मेरा वजन बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, ये कंडीशन तो मैंने डायरेक्ट बताया था आपको, क्या बताइए, सिंपल, अगर कोई भी लिफ्ट को अगर फ्री फॉल गिराया जाए तो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन भी g के बराबर हो जाता है, और उसका mg नीचे के लगता है, और ये लिफ्ट का mg ऊपर लगेगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 0, तो वजनहीनता। ये बताइए, गोलाकार मोड़ पर कार को मोड़ने में मदद करने वाला कौन सा बल है, तो सीधा बात, केंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कोई फोर्स जो सेंटर की जनरेट होती है, जो सर्कुलर मोशन बनाए रखती है, उसे क्या बोलते हैं, केंद्रीय बल। नेक्स्ट बताइए, गोल झूले बैठे होने पर आपको क्यों लगता है कि आप बाहर की ओर धकेले जा रहे हैं, बताइए कौन सा फोर्स लगता है जो हमको बाहर की ओर धक्का देता है, सिंपली से है, जो अंदर की ओर लगे उसको केंद्रीय बल, और जो बाहर की ओर धक्का दे उसको बोलेंगे अपकेंद्रीय बल। ठीक है, किसी वृत्तीय मार्ग पर वस्तु पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल किस दिशा में कार्य करता है, सोचिए, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में, यानी बाहर की ओर। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर। जब सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो उस केंद्र की ओर कौन सा बल खींचता है, सोचिए, तो उसे केंद्र की ओर हमारा कौन सा पृथ्वी वाला कौन सा फोर्स हो गया, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, उसी को अंदर की ओर सेंटर सैटेलाइट को खींच के रखता है। ठीक है,
केंद्रीय बल का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है? सोचिए, द्रव्यमान और गति। लिखते हैं हम पहले फोर्स का फॉर्मूला। क्या बोले थे? Fc बराबर mv²/r। तो ये रेडियस पर भी डिपेंड करता है, सर्कुलर मोशन का रेडियस क्या है, एम पर भी डिपेंड करता है, वी पर भी डिपेंड करता है। तो द्रव्यमान और गति सही है, गति और त्रिज्या ये भी सही है। द्रव्यमान, गति और त्रिज्या, देखिए ये दोनों में दो था, लेकिन इसमें पूरा दिया हुआ, इसलिए ये सी सही हो जाएगा। ठीक है, केवल द्रव्यमान तो होगा नहीं। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो तो व्यक्ति का वजन कैसा महसूस होगा? ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा? उसे बड़ा हुआ महसूस होगा, है ना। देखिए, सोचिए ना, अगर ऊपर की ओर होगा तो एक स्टेशन ऊपर, नीचे mg, और एक और झूठा फोर्स कैसे लगा? नीचे की ओर लग जाएगा एफ। क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स mg प्लस एफ, नीचे की ओर लगेगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, मोमेंटम। बीच में मैंने मोमेंटम पढ़ाया था, ठीक है, थोड़ा सा बताया था कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम कोई भी बॉडी है ना, m, और इसको हम वेलोसिटी दे दे v, ठीक है, तो मोमेंटम क्या, संवेग क्या होता है? संवेग एक तरह से वेग ही है, कुछ है नहीं, बस इसको मास के साथ गुना कर दे तो इसको संवेग बोल देते हैं। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु जिसे हम अपना मास हो और उसको वेलोसिटी दे दिया जाए तो उसको संवेग बोला जाएगा। ठीक है, तो किसी संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान, मास और इसकी चाल का गुणनफल होता है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जिसमें वेलोसिटी हो जाए तो संवेग उसमें संवेग हो जाएगा। ठीक है, संवेग क्या होगा? मास गुणा वेलोसिटी। यह एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमारा भी वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। मेनली यह संवेग दोनों पर डिपेंड करता है, मास पे भी कर रहा है और वेलोसिटी पे कर रहा है। जिसका वेलोसिटी ज़्यादा है उसका संवेग ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा है उसका संवेग ज़्यादा। ठीक है, दोनों में कोई भी ज़्यादा तो संवेग ज़्यादा हो जाएगा। संवेग का उपयोग यह मापने के लिए किया था कि कोई वस्तु किस तीव्रता से किस दिशा में चल रही है। अब देखिए, वेलोसिटी से दिशा पता चल जाएगा, और किस तीव्रता से तो उसका मैग्नीट्यूड जितना रहेगा उसका तीव्रता पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें संवेग क्या है? संवेग एक तरह का वेग है ना। वेग में अगर मास को गुना कर दिया जाए, ठीक, तो वही संवेग बन जाएगा। ठीक है, तो पी बराबर, इसको पी से यूनिट करेंगे, और पी बराबर एम डॉट भी, यानी एम गुना भी। ठीक है, एम से मास द्रव्यमान, बी से वेलोसिटी चाल। इसका ऐसा यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? kg मीटर पर सेकेंड। एम का क्या हो जाएगा? जैसे एम है, बी है, एम को क्या लिखते हैं? kg, और बी को मीटर पर सेकेंड। इसको टोटल जो क्या लिखेंगे? kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए संवेग संरक्षण का क्या नियम है, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। होता क्या? देखिए, इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, जिसमें वेलोसिटी है ना, तो उसमें संवेग होगी, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी होता है संवेग। तो जब तक किसी चीज़ पे एक्सटर्नल फोर्स, यानी बाहरी कोई फोर्स ना लगे, तब तक उसका कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, है ना। आप खुद सोचिए ना, पहला आप लॉ ऑफ मोशन क्या बोला था? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, कि कोई भी बॉडी मोशन में रहता है तब कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स कार्य ना करे। तो उसी तरह से कोई भी बॉडी का अगर वेलोसिटी भी है तो कब तक भी बना रहेगा? जब तक कि कोई उसको एक्स्ट्रा आके ना रोक ना दे, या कोई ब्रेक ना मार दे, या किसी पर कुछ भी कर दे, तभी जाकर भी वेलोसिटी चेंज होगा, और नहीं तो चेंज नहीं होगा। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा और मास उतना ही रहेगा तो क्या होगा? यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। मतलब उसका संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा, जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा। ठीक है, तो किसी बंद प्रणाली में कुल संवेग सुरक्षित रहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। उस पर बाहरी बल नहीं लगना चाहिए,
बंद प्रणाली इसलिए बोला जा रहा है कि कोई एक्स्ट्रा फोर्स उसमें काम न करे, इसे संवेग का संरक्षण नियम कहा जाता है। यह नियम विशेष रूप से कॉलिजन और अन्य गतियों में विश्लेषण का प्रयोग होता है। ठीक है, कॉलिजन में भी इसका प्रयोग होता है। कॉलिजन में हम आगे पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, देखिए संवेग संरक्षण गणितीय रूप। संवेग संरक्षण क्या है, उसका मैथमेटिकल में क्या इसे लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला लिखना होगा m1u1 प्लस m2u2। मान लीजिए इसमें दो वस्तु है और दोनों का मान लीजिए देखिए ये m1 है और इसका इनिशियल u1 है, मतलब शुरुआत का वेलोसिटी। फिर ये m2 है और इसका शुरुआत का वेलोसिटी u2 है ना, m2 u2। ये बराबर रहेगा, अगर आगे चलते जाएगा तो ये v बन जाएगा या u बन जाएगा, v बन जाएगा बाद में जाके, तो वो बराबर रहेगा। ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होगा। कब तक, जब तक इस पर कोई बाहर से कोई फोर्स का अटैक ना हो जाए, तब तक ये दोनों का हमेशा सिस्टम अगर ले लिया जाएगा, सिस्टम मान लेंगे तो हमेशा इसका ये बराबर जाएगा। ठीक है, यानी m1u1 प्लस m2u2 हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, तो देखिए m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। यानी बाद में वेलोसिटी लिए तो v बोल दिए u को, बस, और को क्या है, कुछ नहीं। यानी शुरुआत में जो लिए थे u और बाद में बोल दिए तो v। ठीक है, लेकिन जब वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ तो दिक्कत क्या है ना। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है m1 m2 टकराने वाले वस्तु के द्रव्यमान, v1 v2 टकराने के बाद की चाल, u1 v2 टकराने के पहले की चाल। ई कंडीशन कब हो गया, जब आदमी टकरा नहीं रहा, वस्तु टकरा नहीं रहा, तो आगे चलते रहा। अब मान लीजिए टकरा जाए तो, जैसे m1 इधर से चल रहा है, u1 ऐसे, मतलब शुरुआत के वेलोसिटी ऐसे चल रहा, और m2 इधर से आ रहा है, m2 ऐसे, है ना, u2 वेलोसिटी के साथ। अब क्या हुआ, दोनों जाके आगे जाके टकरा गया। ठीक है, दोनों यहाँ पे जाकर टकरा गया। टकराने के बाद क्या हुआ, ई लौट के वापस अपने चल गया इधर, है m2 v2 से। ठीक है, और ई टकराने के बाद वापस इधर चला आया। ठीक है, यानी अपना डायरेक्शन से दोनों चेंज कर लिया। ठीक है, तब का ये फॉर्मूला उसमें भी अप्लाई होगा। इसमें तो अप्लाई हो ही रहा, ये पहला कंडीशन में अप्लाई तो हो ही रहा था, दूसरा इस टक्कर होने के बाद भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। कब, जब तक कि ये जो टक्कर हुआ ना, इसके बीच में कोई और तीसरा फोर्स नहीं आता है या कोई दूसरा फोर्स नहीं आता है, तब तक ये रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब दो सामान को टकराइए और दोनों के बीच में, ठीक है, कोई फोर्स, तीसरा फोर्स नहीं आया, तो वो उसका संवेग सुरक्षित है। यानी शुरुआत में जितना वेलोसिटी था, ठीक है, दोनों को मिला के उतना ही वेलोसिटी या जो भी उतना संवेग लास्ट में रहेगा दोनों का। ठीक है, अब खुद सोचिए ना कि जब दोनों का मास जितना शुरुआत में था, जब टकरा है, कोई लॉस नहीं हो, किसी प्रकार कुछ ना, बीच में कुछ नहीं आवे, तो क्या होगा, ना मास इन्होंने होगा और ना वेलोसिटी इधर उधर होगा। टकरा कर कोई इसको कम बेसी वेलोसिटी हो गया, उसका कम बेसी हो गया, और बाद में ले दे के दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर जाएगा। ठीक है, शुरुआत में दोनों का वेलोसिटी का जोड़ m1 v1 प्लस m2 v2, और सॉरी शुरुआत में m1 u1 प्लस m2 u2 और बाद में m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताया। ठीक है, चलिए अब कुछ बिंदु हैं, देखिए पॉइंट है। सदिश राशि, ये वेक्टर क्वांटिटी है, जाहिर सी बात है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर है ना। कंजर्वेशन में किसी प्रकार कुल संवेग बाहरी बलों के अभाव में स्थित होता है। देखिए ये चीज़ याद रखना है कि बाहरी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर कुछ लॉस हुआ, बीच में कोई अनबन छेड़छाड़ कर दिया उस सिस्टम को, तो बस उसका वेलोसिटी चेंज होना ही होना। चेंज हो जाएगा तो बस जो पहले शुरुआत का वेलोसिटी था वो तो उतना रहेगा नहीं, बाद में अलग। जैसे मान लीजिए दो को प्लास्टिक के बॉल को हम टकरा दें, ठीक है, और ऐसा ज़्यादा कस के नहीं, हल्का सा टकरा दे, तो क्या होगा, दोनों अपने अपने डायरेक्शन में वापस चला जाएगा, और उसमें बीच में जब कोई फोर्स नहीं आएगा तो दोनों का वेलोसिटी जोड़ेंगे, लास्ट में जोड़ेंगे तब, और शुरुआत में जोड़ेंगे तब, दोनों बराबर रहेगा। ठीक है,
आवश्यकता, संवेग का अध्ययन वस्तु की गति, टक्कर और बलों के प्रभाव को समझने में महत्वपूर्ण है। चलिए अब इससे कुछ उदाहरण देखते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता। क्रिकेट में गेंदबाजी, जब गेंदबाजी गेंद को तेजी से फेंकते हैं तो गेंद का द्रव्यमान और उसकी चाल मिलकर उसे संवेग बनाते हैं, ठीक है। यदि गेंदबाज तेज गेंद से फेंकता है, यदि गेंदबाज तेज गति से गेंद फेंकता है तो गेंद का संवेग अधिक होगा। बल्लेबाज को उस संवेग को नियंत्रित करने के लिए शॉट मारने के लिए अधिक ताकत लगानी है। देखिए, कोई जो बॉलर होता है वो जब गेंद फेंकता है, ठीक है, तो उसमें वेलोसिटी जितना हो सकता है वो कस कर देता है, जितना ज़्यादा हो सकता है देने की कोशिश करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, उसका संवेग बढ़ता है, क्योंकि उसके पास तो मास ऑलरेडी है ही, है ना। उस गेंद में मास ऑलरेडी है ही, हम उसको क्या किए, वो वेलोसिटी दे दिए उसको। जैसे ही वेलोसिटी दे दिए तो उसमें संवेग आ गया, और वो संवेग जितना ज़्यादा होगा तो बैट्समैन को उसको मारने के लिए, वापस शॉट मारने के लिए उसको उतना ही ताकत लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, कार और ट्रक की टक्कर में यदि एक हल्की कार और भारी ट्रक एक ही गति से चल रहे हो तो ट्रक का संवेग कार के मुकाबले बहुत अधिक होगा, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा होता है। अगर दोनों टकराते तो ट्रक की गति पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि कार को भारी नुकसान हो सकता है। देखिए, इसे एमबी कैसे काम कर रहा है। संवेग में दो चीज़ है, मास भी है, वेलोसिटी भी है, ठीक है। अब देखिए, ट्रक और कार की बात करें, ट्रक कितना भारी होता है, बहुत ज़्यादा भारी होता है, और कार बहुत हल्की होती है, ठीक है। अब कार में कितना भी स्पीड ज़्यादा दे दे, मतलब कार में स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, और ट्रक में भी ज़्यादा है, लेकिन संवेग किसका ज़्यादा होगा, ट्रक का। क्यों? क्योंकि उसका मास भी ज़्यादा है, ठीक है। वेलोसिटी तो है, ठीक है, मान लीजिए समझ भी ज़्यादा है, लेकिन उसका मास भी ज़्यादा है, तो उसका संवेग ज़्यादा होगा। जब दोनों को टक्कर मारेंगे तो वो ट्रक पर कितना नुकसान होगा, बहुत कम। ट्रक पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कार पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसका संवेग कम था, ठीक है। फुटबॉल खेलते समय जब खिलाड़ी फुटबॉल को जोर से किक मारता है तो गेंद की गति और उसका द्रव्यमान मिलकर उसका संवेग बढ़ाते हैं। जितनी तेजी से किक मारी जाती है उतना ही गेंद का संवेग अधिक होता है, जिससे वो दूर तक जाता है। अब देखिए, मान लीजिए फुटबॉल कहीं रुका हुआ है, उसको हम किक मारे तो उसमें क्या दिए, हम संवेग दिए। पहले उसको जब किक मारे, अपना फोर्स लगा उसको गति दे दिए, भी दे दिए, और उससे अपना मास है तो उससे क्या बन गया, उसका संवेग आ गया। और वो संवेग जितना कस के वेलोसिटी देंगे, जितना ज़्यादा वेलोसिटी देंगे, उतना संवेग उसको ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, ठीक है। तो ये संवेग हुआ इसमें। गोल्फ में स्विंग, जब गोल्फ खिलाड़ी अपने छड़ी से गेंद पर तेज भागे तो उसमें संवेग जितना ज़्यादा हुआ उतना ज़्यादा दूर तक जाएगा। कार में अचानक ब्रेक, यदि कार में अचानक ब्रेक, यदि तेज चलती हुई कार अचानक ब्रेक लगाती है तो कार का संवेग रुकते समय बड़ी ताकत का निर्माण करती है। इसलिए यदि सुरक्षा बेल्ट न पहनी हो तो व्यक्ति आगे की ओर फेंका जा सकता है, क्योंकि उसका शरीर उस संवेग से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये सेम टू सेम इनर्शिया वाला बात है। इनर्शिया में भी क्या होता है, वैसे है ना, कि अगर हम कार कस के रोकते हैं, ब्रेक मारते हैं कस के रोकते हैं, तो हम लोग क्या होता है, आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नीचे वाला पार्ट तो रुक जाती है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट अभी भी वेग में रहती है। और जब वेग में रहती है यानी चलते रहती है तो उसमें संवेग हुआ, और संवेग हुआ तो आगे की ओर झुक जाएगा या चोट लगने की संभावना है ना। इसलिए सीट बेल्ट लगाना चाहिए। सीट बेल्ट उसको क्या करता है, जैसे आप कस के झटका के साथ आगे बढ़िएगा ना तो सीट बेल्ट वो रोक देगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है, आगे झुकने नहीं देगा। तो वही आपका एक्सीडेंट में संभावना बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है, ठीक है। इसलिए सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ध्यान रखिए। आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो साइंस का प्रयोग हर जगह कीजिए। अगर आप मान लीजिए कितना भी अच्छा चालक क्यों ना हो, आज ऐसे कहीं थोड़ा सा भी छोटा मिस्टेक या आपसे हो जाए या सामने वाला से मिस्टेक हो जाए, समझ रहे, आपका ज़िंदगी क्या हाल होगा, आपका ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ज़िंदगी सुरक्षा के लिए आप साइंस का प्रयोग जरूर कीजिए, ठीक है। साइंस क्या है, सीट बेल्ट में है, जैसे ही झटका से आप कभी खींच के देखिएगा उस सीट बेल्ट को, आराम से खींचेगा तो खींचा जाएगा, लेकिन जैसे वो झटका में खींचेगा तो नहीं खिंचाता है। तो वही हम लोग को बचा लेता है। झटका में ये आगे फेंकाने को डर रहता है, तो वो सीट बेल्ट आपको रोक लेगा, ठीक है, और आप बच जाइएगा। बर्फ पर स्केटिंग, जब कोई व्यक्ति बर्फ पर स्केटिंग कर रहा है तो उसकी चाल और द्रव्यमान मिलकर उसका संवेग बनाते हैं, ठीक है। यदि वह तेज गति से चल रहा हो तो उसे रोकने के लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि उसका संवेग अधिक होगा। इसी कारण स्केटिंग करते समय नियंत्रित गति बनाए रखना जरूरी होता है, ठीक है। समय जितना जिसमें वेग होगा वो संवेग होगा ही, संवेग कारण वो तेज होगा ही, ठीक है, तो उसको नियंत्रण करना जरूरी है।
ट्रेन की रफ्तार, भारी ट्रेन जब पटरी पर चढ़ती है तो उसका द्रव्यमान और चाल उसके संवेग को निर्धारित करते हैं। इसी कारण से ट्रेन को अचानक रुकने में समय और दूरी ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसका संवेग बहुत ज़्यादा होता है। ट्रेन इतना ज़्यादा भारी है कि थोड़ा सा भी स्पीड दे दिया जाए तो उसको रोकने की सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी स्पीड देते हैं तो संवेग बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसको रोकने में बहुत ज़्यादा फोर्स की जरूरत होती है और टाइम भी लगता है। समझे? अब संवेग पर कुछ प्रश्न देखिए, पहले इसका आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं। पहला बता रहा, बोल रहा समय का परिमाण किस पर डिपेंड कर रहा था? P बराबर एम भी, है ना? तो एम पर भी और भी पर भी, तो किस में है? द्रव्यमान और चाल दोनों पे। सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रणाली समय की इकाई क्या होगा? तो देखिए, P बराबर एम भी, एम का वैल्यू kg, भी का वैल्यू मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा 2 का ये नंबर। ठीक है, संवेग का संरक्षण, संवेग संरक्षण का नियम किस स्थिति में लागू होता है? देखिए, जब बाहरी बल प्रणाली पर क्रिया नहीं करता। ठीक है, तो जब बाहरी बल प्रणाली पर क्रिया नहीं करता तो यही हो जाएगा, है ना? क्या था कंडीशन? कि बाहरी बल कोई ना लगे। जब बाहरी बल प्रणाली पर अधिकतम होगा, गलत है, नहीं होगा। जब वस्तुएं एक समान चाल से चल रही हो, जब वस्तुएं एक समान चाल से चल रही हो तो ये भी ठीक है, लेकिन इसको फोर्स का बारे में बताना जरूरी है ना। ये कंडीशन में फोर्स के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि फोर्स अगर समान, मान लीजिए एक समान वेग से चल रही है, कोई फोर्स आ रहा है बीच में कुछ कर रहा, तो फिर उसमें नहीं लगेगी, तो इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। तो मेनली हमारा क्या है, ये कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और उसकी चाल 10 मीटर पर सेकेंड हो, तो उसका संवेग कितना होगा? बस हमारे पी और एम इंटू भी, एम है 5 किलो और भी कितना है? 10, यानी कि 50, है ना? तो 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या लगेगा ये नंबर? संवेग संरक्षण के नियम का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? सोचे बताइए। बल और द्रव्यमान के बीच संबंध नहीं, इससे मतलब नहीं है। हमारा क्या है? पी बराबर एम भी है ना? तो इसमें बल है का? टक्कर में संवेग का विश्लेषण, हाँ, टक्कर में लगता है ना संवेग का नियम लगता है। एम भी क्या होगा, सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, ये देखना होता है ना, तो वहाँ पे लगेगा। वस्तुओं की घनत्व मात्रा, डेंसिटी, डेंसिटी यहाँ कहाँ इसमें आ रहा है? वस्तु के उष्मा, यहाँ उष्मा भी कहाँ नहीं है, तो यहाँ 5 के बी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवेग संरक्षण का उदाहरण है? एक वस्तु का रुकना, 2 कार को आपस में टकराना, किसी वस्तु का तेजी से गिरना, चट्टान का फिसलना, तो ये हो जाएगा, है ना? संवेग संरक्षण टकराने वाला। आप सोचिए ना, जब वस्तु रुक गया तो इस पर भारी फोर्स लग रहा है, किसी वस्तु को तेजी से गिर रहा है तो इसमें भी भारी फोर्स लग रहा है, चट्टान का फिसल रहा है तो इसमें भी फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, सब कुछ भी लग रहा होगा ना, तो उसमें नहीं होगा, 2 कार का आपस में टकराना, ये हो जाएगा। यदि एक वस्तु का संवेग बढ़ाना हो तो इसमें से कौन सा तरीका सही होगा? सोचिए। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाना, वस्तु की चाल घटाना, चाल P बराबर एम भी है, तो P संवेग इस पे भी डिपेंड करेगा, मास पे भी है, भी पे भी, दोनों पे डिपेंड करेगा। तो या तो मास बढ़ा दीजिए तो वेलोसिटी बढ़ा दीजिए, दोनों बढ़ाइएगा, दोनों में से कोई बढ़ाइएगा या दोनों बढ़ा दीजिए तो क्या होगा? संवेग बढ़ जाएगा। तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाना सही है, वस्तु की चाल घटाना गलत है। बाहरी बल नहीं लगाना, बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब भी संवेग, तो संवेग सुरक्षित रहेगा ना, तो बढ़ेगा तो ही ना, ये भी गलत होगा।
वस्तु का आकार बनाने से क्या होगा, हमको मास चाहिए ना। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग संरक्षण का नियम समझाता है, ठीक है बताइए। ऊर्जा का संरक्षण नहीं, द्रव्यमान का संरक्षण, खाली द्रव्यमान उसका संरक्षण कर दिया, वेलोसिटी न्यून कर दिए तो क्या होगा, तो चेंज हो जाएगा। बल संरक्षण ये भी नहीं, बल का तो मतलब ही नहीं, बल तो रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो टक्कर के बाद कुल संवेग का समान रहना, ठीक है। किस टक्कर में संवेग संरक्षण लागू होता है, अब ये चीज़ तो हम आगे पढ़ेंगे तो इसलिए बाद में देखेंगे इसको, अभी नहीं। यदि एक ट्रक का संवेग एक कार से अधिक है तो इसका कारण क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है ट्रक का द्रव्यमान अधिक है, जाहिर सी बात है ट्रक की चाल अधिक है, ट्रक का आकार बड़ा है, ट्रक की गति द्रव्यमान दोनों अधिक है, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। समझे, द्रव्यमान तो ठीक है, यहाँ चाल भी हो सकता था, लेकिन यहाँ दोनों चीज़ें अधिक है तो दोनों सबसे ज़्यादा अधिक, ठीक है। मान लीजिए इसको हटा दीजिए, मान लीजिए कि ट्रक का द्रव्यमान अधिक है, ठीक है, लेकिन कार की स्पीड कार का इतना ज़्यादा है कि ट्रक को भी इतना ज़्यादा स्पीड, जैसे मान लीजिए ट्रक, एक एग्जांपल दिखाते हैं, ये ट्रक हो गया, ये कार हो गया, इसका मास मान लीजिए 100 kg, और कार का मान लीजिए 50 kg। अब इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए, ठीक है, और इसका वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए। अब दोनों का पी निकालिए, पी बराबर ये क्या हो जाएगा, 100 गुने 200, ये क्या हो जाएगा पी बराबर 50 गुने 100, कितना हो जाएगा 5000। किसका ज़्यादा हो गया, इसका, है ना। तो यानी दोनों ज़्यादा होना चाहिए, दोनों ज़्यादा होगा तो तब इसका अधिक होगा, ठीक है। ये उसका आंसर है, ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कॉलिजन, टक्कर, ठीक है। टक्कर कितने प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। देखिए टक्कर जनरली हम क्या, एक ही वस्तु यहाँ है, एक वस्तु यहाँ है, दोनों एक दूसरे को टकरा दिया जाए, ऐसे सटा दिया जाए, क्या हो गया, ये टक्कर हो गया, है ना। इसको ना बोलेंगे कॉलिजन, एक दूसरे को टकरा देना, उसी कॉलिजन बोलेंगे, ठीक है। तो भौतिकी में टक्कर तब होती है जब दो या अधिक वस्तु एक दूसरे निकट आकर आपस में बलों का आदान प्रदान करते हैं। यानी कोई, जैसे हम एक आदमी दूसरे आदमी को थप्पड़ मार दे, एक थप्पड़, तो क्या हुआ, हाथ से टक्कर हुआ उसके आदमी के गाल का, जहाँ मारा गया वहाँ गाल का, क्या हुआ, एक दूसरे के बीच कांटेक्ट बन रहा है, और क्या कर रहा है, फोर्स एक दूसरे को दे रहा है। अब थप्पड़ मारा तो अपना फोर्स उसको दिया ना जी, तब थप्पड़ मारा। कोई आज एक ट्रक एक कार को धक्का मारा तो क्या हुआ, ट्रक को उसको फोर्स दिया तब ना, और कांटेक्ट हुआ तो वो टक्कर हो गया। यह बल कुछ समय तक क्रियाशील रहती है और इससे वस्तु की चाल, दिशा या आकार में परिवर्तन हो सकती है। और जैसे बात है, किसी को फोर्स देंगे, किसी को मारेंगे कैसे, तो उसका कुछ टूट फूट सकता है, कुछ हो सकता है, उसका स्पीड बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टक्कर कई प्रकार की होती है और इसका अध्ययन मोमेंटम और ऊर्जा के सिद्धांत पर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए टक्कर कितने प्रकार का होता है, टक्कर कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, ठीक है। दो चीज़ आपस में सटेंगे, कॉन्टेक्ट में आएंगे और एक दूसरे एक फोर्स लगा देंगे, वो टक्कर हो गया। इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन इसको हिंदी बोलेंगे लचीली टक्कर, इसको किसको बोलते हैं, तो देखिए लचीली टक्कर वह होती है जिसमें टकराने वाली वस्तु का कुल संवेग और कुल यांत्रिक ऊर्जा दोनों ही सुरक्षित है। इस प्रकार की टक्कर में वस्तु टकराने के बाद अलग हो जाती है और उनकी कुल गतिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा ह्रास नहीं होती। देखिए इस टक्कर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक वस्तु M1 इधर से आया और एक वस्तु M2 इधर से आया, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे में जा रहा, अब जा रहा तो क्या हुआ, टक्कर हो गया, यहाँ टक्कर हो गया। अब टक्कर होने के बाद क्या हुआ, फिर ये एक दूसरे से अलग हो गया, और ये एन चला गया M1 और M2 ऐसे चला गया, यानी कि उल्टा दिशा में, ठीक है। तो ये हो गया इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि वस्तु आए, टकराए और फिर अपने आपस फिर अलग अलग दिशा में चले गए, ठीक है। तो इसमें कोई चीज़ का लॉस नहीं होता और ना ही कोई एक्स्ट्रा फोर्स इसमें बीच में आता है। मतलब पूरा सिस्टम अगर देखा जाए, यानी फोर्स तो अपने लगाया हुआ, लेकिन अपने ही बीच में लगाया, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, ठीक है। ध्यान रखना है M1 M2 तो आपस में जब कांटेक्ट करेगा, टक्कर कोलिजन कब होगा, जब फोर्स तो लगाएगा ही,
लेकिन अपने में ही लगा लिया, ठीक है, अपने में लगाया, M1 M2 को लगाया, M2 M पे लगाया, M1 पे लगाया, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। तो इसमें क्या होगा, बाहर सोचिए, बाहर से जब फोर्स नहीं लगता है तो क्या चीज होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, संवेग संरक्षित रहेगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, ये अभी छोड़ दीजिए इसको, हम लोग जब ऊर्जा पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। संवेग संरक्षित होता है, ये देखिए, ठीक है। वस्तु आपस में टकराने के बाद अलग हो जाती है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जब किसी प्रकार का लॉस नहीं होता तो आपस में टकराते हैं, फिर वापस अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला ये अप्लाई होता है, M1V1 प्लस M2V2, M1U1 प्लस M2V2 बराबर M2V2 प्लस M1V1, ठीक है। U1 U2 क्या है, टकराव के बाद की चाल है, सॉरी U1 U2 टकराव के पहले की चाल है, और U2 V2 V1 V2 टकराव के बाद की चाल होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, देखिए, वस्तु यहाँ है, ये यहाँ, ये गया, इसके पास गया, इसका क्या हुआ, ये दोनों टच किया, टकराया, इसमें क्या हुआ, या तो यहाँ पे कुछ लॉस हो गया, मतलब चपटा हो गया, ठीक है, या इसमें भी कुछ चपटा हो गया, है ना, और यहाँ पे कुछ लॉस हो गया, है ना, कुछ लॉस हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो पाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों अभी भी एक ही सिस्टम है, लॉस हुआ है लेकिन आपस में ही हो रहा है, ठीक है। ये बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। लेकिन क्या कर दिए, एनर्जी का लॉस हुआ। अब एनर्जी कैसे लॉस हुआ हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिर भी एक चीज़ दिखाया था यहाँ पर, फिर भी थोड़ा सा एक छोटा झलक देता। काइनेटिक एनर्जी इसको जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, इसका वैल्यू होता है 12 mv², ठीक है। तो मान लीजिए इसके पास कुछ एनर्जी था, इसके पास कुछ एनर्जी था, यहाँ पर टकरा के कुछ फोड़ फाड़ लिया, ठीक है, और तब आगे बढ़ा, अलग हुआ, ठीक है, मतलब कुछ अलग हुआ, ऐसा नहीं कि धागा चिपक के रह गया, कुछ थोड़ा सा अलग हुआ लेकिन पचक गया, कुछ हद तक पचक गया या कुछ अवस्था अपना चेंज कर लिया। तो क्या हुआ, कुछ तो उसका साइज चेंज हुआ, कुछ अति हुआ, कुछ उसका फूटा होगा, फाटल होगा, तो उससे क्या हुआ, उसका एनर्जी लॉस हो गया, ठीक है, कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है, ठीक है। तो यही क्या बोलते हैं, कुल यांत्रिक ऊर्जा का ह्रास रहता है, यानी यांत्रिक एनर्जी लॉस हो जाता है, लेकिन संवेग संरक्षित रहता है। वस्तु आपस में चिपक भी सकती है या दिशा में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, कभी कभी वस्तु चिपक भी जा सकती है, और नहीं तो कभी कभी तो अति होके पचक के दूर भी हो सकता है, ठीक है। अब इसी में एक और टर्म है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, पूर्ण अलचीली टक्कर, ठीक है, पूर्ण अलचीली टक्कर, यानी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होता है कि उसमें क्या था कि वस्तु टकराया और अलग हो गया, इसमें जैसे वस्तु टकराएगा ना, तो यहाँ पर टकराई और ये दोनों हमेशा सटले रह गया, ठीक है, ये बाहर आया ही नहीं, ठीक है, ये जिसके के ऊपर मतलब बाहर निकला ही नहीं, सटा तो सटले रह गया। जैसे मान लीजिए कोई आटा लेते हैं ना, आटा से किसी दीवार पर मारिए तो चिपक के रह जाएगा, ठीक है, या कोई भी चीज़ जो चिपकू टाइप का मटेरियल है उसको किसी भी चीज़ पे दीवार पर मारिए, चाहे किसी पे मारिए तो चिपक जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होता है, संवेग इसे भी सुरक्षित है, क्यों, संवेग का एक क्यों कारण है, क्या कि बाहरी कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, जब बाहरी फोर्स नहीं रहेगा तो संवेग सुरक्षित रहेगा, लेकिन वस्तु टकराने को अलग नहीं होती, एक साथ जुड़ जाती है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, सबसे अधिक ऊर्जा एनर्जी घटेगा, ठीक है, इसमें एनर्जी बहुत हद तक लॉस हो जाएगा, दोनों चिपक जाएगा तो एनर्जी बहुत हद तक लॉस हो जाएगा, ठीक है। गाड़ी का दूसरे गाड़ी से टकराने के बाद एक हो जाना, आज कोई गाड़ी रहता है जो सट के रह गया तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। तो हमारे 3 कंडीशन आया, ध्यान रखिएगा कैसे क्या क्या आया। पहला इलास्टिक कोलिजन यानी लचीली टक्कर, जिसमें हुआ कि दो चीज़ मिल जाकर टक्कर किया एक दूसरे में
और फिर वापस आ गया, ठीक है। लेकिन उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, कोई भी मोमेंटम लॉस नहीं हुआ, हमारा मोमेंटम संवेग सुरक्षित रहा, ठीक है, सुरक्षित रहा। और फिर आ गया इनइलास्टिक। इसमें क्या हुआ कि टकराया, लेकिन एक कंडीशन में हुआ, कुछ चिपक के कुछ हद तक उसका सरफेस चिपक गया, मतलब पचक गया और थोड़ा अलग हो गया, ठीक है, ये इनइलास्टिक। और परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या हुआ कि दोनों टकराया और दोनों चिपक गया, ठीक है। तो तीनों कंडीशन में हमारा मोमेंटम सुरक्षित रहता है, लेकिन लास्ट के दो कंडीशन में एनर्जी सुरक्षित नहीं होता है, ठीक है, एनर्जी चेंज हो जाता है। पहला कंडीशन में दोनों सुरक्षित हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो संवेग संरक्षण का फॉर्मूला ये है ना। इसका उदाहरण देखिए, जब दो कार आपस में टकराती है तो अनिश्चित टक्कर का उदाहरण है ना, क्योंकि संवेग संरक्षण रहती है लेकिन यांत्रिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी आगे हम लोग पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, गतिज ऊर्जा। तो कोई भी चीज जिसमें गति हो तो अपने आप एनर्जी आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला होता है हाफ mv²। तो जब मास तो उसमें ही है और वेलोसिटी आ गया तो बस उसमें एनर्जी आ गया। और बाद में टक्कर होने के बाद क्या होती है, दोनों चीज़ रुक जाती है, या दोनों उसका स्पीड बहुत हद तक घट जाता है, या मास का क्षरण हो जाता है, मास मतलब टूट जाता है कुछ हद तक, तो क्या होता है, एनर्जी लॉस हो जाता है, ठीक है, इसलिए एनर्जी लॉस हो जाती है ना। और लेकिन अगर टोटल सिस्टम को अगर कितना मान लीजिए मास टूट फूट गया, वेलोसिटी कम बेसी हो गया, लेकिन उसको पूरा एक सिस्टम मान के चले और बाहर से कोई तीसरा फोर्स नहीं है, बाहर से खाली वही दुनिया का फोर्स है, तो क्या होगा, टोटल मोमेंटम सुरक्षित रहेगा, उसको कोई लॉस नहीं होगा। बिलियार्ड के केंद्र टकराने के बाद अलग हो सक जाती है और उनका संवेग ऊर्जा सुरक्षित है, यह लक्ष्य रही। देखते हैं जो बड़ा सा टेबल रहता है उस पर ये बॉल रहता है छोटा छोटा, है ना, ऐसे ऐसे बॉल रहता है सेम साइज का। ये क्या होता है, एक डंडा से मारते हैं हम लोग, ठीक है, इसको मारते हैं, ये इससे टकराता है और फिर ये अपना गति चेंज कर लेता है, मतलब गति चेंज कर लेता है या दिशा चेंज कर लेता है ना, और ये भी टकरा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। इसमें दोनों चीज़, ना एनर्जी लॉस होता है ना ही मोमेंटम लॉस होता है, दोनों सुरक्षित होता है, ठीक है। फुटबॉल में हेडर मारना, जब खिलाड़ी फुटबॉल को सिर से मारता है तो गेंद और सिर के बीच टक्कर होती है, जिसमें संवेग का आदान प्रदान होता है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त किया जाता है आज के लिए, ठीक है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी फ्रिक्शन बाकी है, फ्रिक्शन बारे पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। और देखता हूँ मैं जो टॉपिक कहीं भी छूटेगा तो मैं उसको कवर करूँगा, कोई भी चैप्टर इसमें नहीं छूटेगा। देखिए दोस्तों, मेरे लेक्चर के साथ आइएगा तो आपको पूरा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और आपको एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा फिजिक्स में, एक एक चीज़ जो समझा के पढ़ाऊँगा, ताकि आपको कोई भी कंटेंट में, मतलब कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हर एक टॉपिक का आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन बना पाइएगा, ठीक है। फिजिक्स से रटने वाली चीज़ नहीं है। देखते हैं टीचर्स लोग को जो जनरल का तैयारी करवाते हैं कंपटीशन का, वो रटवाते हैं, वैसे रट लो, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, रट लो, उसका कॉज नहीं बताता, उसके पीछे क्या कारण छुपा है वो कोई नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो ये सब कॉज आपका जानना जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी फिजिक्स क्लियर हो पाएगा और अच्छे से आप आगे कोई भी सवाल को बना पाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की लेक्चर समाप्त होती है। आगे के लिए लेक्चर बने रहे, धन्यवाद, फिर मिलेंगे, बाय बाय।